वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो सेमेस्टर 6 का पेपर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन रिसर्च। और इस ऑपरेशन रिसर्च की यूनिट 1 है क्यूइंग थ्योरी। अब तक हम लोगों ने क्यूइंग थ्योरी में ये जाना कि क्यूइंग थ्योरी होती क्या है और इस क्यूइंग थ्योरी में हमें करना क्या है। सिंबल्स हमने देखे, सिंबल्स का यूज़ आप आगे करेंगे, इसलिए इनको एक दो बार आप रिवाइज़ कर लेंगे और धीरे धीरे जब हम प्रूविंग करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे सिंबल्स। तो आज हमको जो मेन कोर्स में डिराइव करना है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल, जिसे हम कहते हैं प्योर बर्थ प्रोसेस या फिर पॉइसन प्रोसेस। तो पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और फिर इसके डेरिवेशन में जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं उनको देखेंगे, तब हम बढ़ेंगे डेरिवेशन की तरफ कि कैसे हम इसके डेरिवेशन को करते हैं। और आप लोगों को बीच में कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए देखिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं। हम लोग किसी एक सिस्टम में लोगों के पहुंचने का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जैसे हम कहते हैं कि 10 कॉइन में से 5 पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन को ढंग से पढ़े हुए हैं तो फ़ौरन बता देंगे कि ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें से हम आउट ऑफ n वी वांट x सक्सेस वेयर x इक्वल टू 0 to n। तो हम अगर 10 कॉइन में 5 पे सक्सेस चाहते हैं तो हम बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर कोई रेयर इवेंट है तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं लोगों के आने का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी किसी एक सिस्टम में कस्टमर्स के पहुँचने का, क्यू में लगने का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दो बातें हैं, एक है सिस्टम में पहुँचना और एक है क्यू में लगना। तो अगर इसको हम सर्विस चैनल मान लें, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, यहाँ पर एक ऑपरेटर बैठा है और ये हमारा सिस्टम है। मान लो ये बैंक है, बैंक का गेट यहाँ पर है, लोग इस बैंक में आ रहे हैं और सब तरफ जा रहे हैं। तो जो बैंक में आते हैं उनको हम कहते हैं दे आर इन द सिस्टम, बट दोज हु वांट सम स्पेशल टाइप ऑफ सर्विस एंड फॉर्म अ क्यू, जो किसी तरीके की सुविधा चाहते हैं और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से वो लाइन में लग रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वो लाइन में हैं, यानी क्यू में हैं। और हम इनको कहते हैं दैट आर दोज पीपुल हु आर इन द क्यू। तो सिस्टम में होना और क्यू में होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोग आ रहे थे इनको हमने कहा अराइवल, लोगों का अराइवल, या फिर हम इसको नाम देते हैं बर्थ। और अब हम जानना चाहते हैं कि इस अराइवल का या बर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। मीन्स द अराइवल ऑफ पीपल इन द सिस्टम फॉलोज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि लोगों का अराइवल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो आज हम इस बात को प्रूव करेंगे कि कैसे ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। लेकिन किसी भी थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमको कुछ चीज़ें एज्यूम करके चलनी पड़ती हैं, जिन्हें हम एक्सियम्स कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको 3 एक्सियम करवाए, एक बार उनको रिवाइज करेंगे। पहला एक्सियम क्या था कि नॉन ओवरलैपिंग टाइम में लोगों का आना इंडिपेंडेंट होगा। नॉन ओवरलैपिंग टाइम मीन्स अगर हमने 9 से 10 बजे का एक टाइम लिया तो इसको हम एक पॉइंट पे ब्रेक कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है। मान लो 30 मिनट, 9:30 to 10। तो जो लोग इसमें आएंगे और जो लोग इस इंटरवल में आएंगे ये आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं द प्रोसेस और द सिस्टम हैज़ इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट, यानी किसी भी सिस्टम में लोगों का आना पहले आए हुए लोगों से बाद में आने वाले लोगों पर डिपेंड नहीं है। ना तो पहले जो आए हुए हैं उन पर डिपेंड है, ना जो बाद में आएंगे उन पर डिपेंड है। इट मीन्स दैट सिस्टम हैज़ इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। टाइम को नॉन ओवरलैपिंग इसलिए कहा गया, अगर हम टाइम ओवरलैप करा देंगे तो जो पर्सन सेम टाइम पर आ रहे हैं, इधर वाले और इधर वाले, ये ओवरलैप हो गया टाइम। यहाँ से 9:30 था और ये 9:30 to 10, तो जो सॉरी ये 9:30 है और ये 9:20 है। तो जो ये 10 मिनट का टाइम इधर और इधर ओवरलैप हुआ, इसमें आने वाले लोग कॉमन होंगे, और कॉमन लोग तो हमेशा अपने पे डिपेंड रहते हैं, यानी कोई एक पर्सन किस पे डिपेंड है, खुद पे। तो इस वजह से टाइम को हम नॉन ओवरलैप लेकर चल रहे हैं। एक्सियम नंबर 2 क्या था? एक्सियम नंबर 2 था कि सिस्टम में डेल्टा टी समय, डेल्टा टी समय मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल, इसमें
किसी एक पर्सन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लिखेंगे लैम्डा डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी से। अब पिछली क्लास में हमने आपको इसको करवाया था। जब आप सिस्टमैटिक क्लास को वॉच करेंगे तो आपको इन्हें याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली क्लास में इस पर डिटेल डिस्कशन हम लोगों का हो चुका है। मिस्टर शुभम, डू यू रिमेंबर दीज एक्सियम्स? यस सर। ओके, व्हाट इज लैम्डा? सर मीन अराइवल रेट। धीरे धीरे याद हो जाएगा, यस ठीक है, सर। क्योंकि थ्योरी नहीं है तो धीरे धीरे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज़ वेरी 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 शॉर्ट टाइम इंटरवल। एंड व्हाट इज दिस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी? This higher contains power of delta t. delta t, sir. This term contains higher power of delta t. Okay. Now the third axiom is, can you tell me what is the third axiom? The third axiom is delta t is very short time interval and the probability of arriving more than one person in this time intervals, the probability of arriving more than one person in this time intervals is equal to 0। मतलब ये इतना छोटा समय अंतराल है कि इसमें एक आदमी के आने की प्रोबेबिलिटी तो ये है, लेकिन अगर ये कहें कि इसी समय में 2 आदमी आ जाएं, 3 आदमी आ जाएं, तो अगर हम ये कहें कि किसी सिस्टम में 1 सेकेंड में 5 आदमी आ जाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है? 1 सेकेंड तो आदमी को इंटर करने में ही लग जाता है। नो नो, नॉट पॉसिबल। ओके, तो पी एन डेल्टा टी व्हेन एन इज़ ग्रेटर देन 1, जब n 1 से बड़ा हो, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, n इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 2। तो या तो ऐसे लिखा मिले या तो ऐसे, दोनों सेम है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइविंग मोर देन वन पर्सन इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो आप इन एक्सियम्स को एक बार रिवाइज कर लो लैंग्वेज के थ्रू। क्या था? द नंबर ऑफ अराइवल इन नॉन ओवरलैपिंग टाइम इंटरवल आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। ये आपस में इंडिपेंडेंट होंगी जब नॉन ओवरलैपिंग टाइम में लोगों का अराइवल होगा। दैट इज प्रोसेस हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। एग्जाम 2, इफ देयर आर n यूनिट्स इन द सिस्टम एट टाइम t, सिस्टम में पहले से n लोग हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन अराइवल ड्यूरिंग द स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t, बहुत ही छोटे समय अंतराल डेल्टा t में एक अराइवल की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन अराइवल is lambda delta t plus order of delta t, which is written by this in symbols, where lambda is mean arrival rate। तो सारी बातें लिखनी भी पड़ेंगी। lambda क्या है? mean arrival rate। order of delta t denotes the terms of higher order of delta t। now the exam third was the time interval delta t is so small that the probability of more than one arrival in time interval delta t is almost 0। एक से ज़्यादा लोगों का आना इस छोटे से समय में संभव नहीं है, तो और जो चीज़ असंभव होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो पी एन डेल्टा टी बिकम्स 0 व्हेन n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, और वी कैन आल्सो राइट इट n इज ग्रेटर देन 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो केसेस बन रहे हैं हम इनको समझते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसको। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। आई होप आप सब ने उसे रिवाइज़ किया होगा, नहीं किया है तो भी जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तब हम उसकी चर्चा फिर से कर लेंगे। अभी हम करने क्या जा रहे हैं ज़रा ध्यान से देखना। जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं उसमें एक चीज़ यूज़ होगी जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल। तो कोई डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल बता सकता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस एच माइनस fx डिवाइडेड बाई h। इसको कैसे डिनोट किया जाता है? क्या याद है आपको? ये d बाई डी एक्स fx को इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या? हाँ या ना, जल्दी बताइए। ओके, हो सकता हो आप इस प्रिंसिपल को भूले हों, तो आप इंटरमीडिएट की बुक उठाएंगे और इंटरमीडिएट की बुक में आप डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर पे जाएंगे और वहाँ से इसको रिवाइज़ करेंगे। क्या रिवाइज़ करेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन का प्रथम सिद्धांत, हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा। कितने लोगों को ये फार्मूला याद है? जल्दी बताओ, याद है क्या या नहीं? हाँ या ना में आंसर दीजिए। सूर्य प्रताप बताइए।
शुभम, आपको याद है? मेरी आवाज़ आ रही है? चलो ठीक है, एक लोगों को याद है। शुभम, अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक तो हम इसका यूज़ करेंगे, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की होती है? कुछ इस तरीके की होती है, वाई डैश वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स। यहाँ पर वाई डैश क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा हो। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं क्विंग थ्योरी, और क्विंग थ्योरी में ज़्यादातर हम डिपेंड किस पे होते हैं? टाइम पे। तो यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन वाला वेरिएबल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टाइम में। यानी जो डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट रहता है, सी कर लो, वाई नहीं होता है, वाई डैश प्लस पी एक्स, सॉरी वाई रहता है, पी एक्स वाई और क्यू एक्स। ये पी एक्स और क्यू एक्स या तो एक्स के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। और इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते थे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का निकलने का फार्मूला क्या होता था? जो भी y का कोफिशिएंट होगा उसको हम e की पावर में ले जाकर क्या करते थे? इंटीग्रेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर x रहेगा। जब हम अपने क्विंग थ्योरी पे आएंगे तो इसको t से रिप्लेस कर देंगे। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था तो क्या करते थे? इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर एक रूल बनाते थे। कैसे, वो भी हम बना के दिखाएंगे। तो दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट आप इसका सोल्यूशन क्या होता है वो फार्मूला याद कर लो। तो इसका जो डायरेक्ट सोल्यूशन होता है वो होता है वाई ई टू द पावर पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स, और यहाँ पर भी रहेगा ई टू द पावर पी डी एक्स, और यहाँ पर डी एक्स प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो या तो आप डायरेक्ट सोल्यूशन याद कर लो, अगर आपको सोल्यूशन याद करने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तब हम बताएंगे कि कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहली बात फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, और दूसरी बात फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आपको याद करके रखना है। अब हम आते हैं अपने अराइवल के डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो अराइवल के डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए करेंगे क्या? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे सिस्टम में किसी समय टी पर कितने लोग हैं और अगले डेल्टा टी समय में कितने लोग आ रहे हैं। क्योंकि जब आने वालों को कंसीडर करेंगे तभी तो हम अराइवल का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके। अब पॉसिबिलिटीज़ दो हो सकती हैं कि किसी समय टी पर सिस्टम में कुछ लोग हों, तो कुछ लोगों के लिए हम जनरल टर्म ले लेंगे n। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि किसी समय टी पर सिस्टम में कोई भी ना हो, तो कोई भी ना होने के केस में हम n की वैल्यू को क्या ले लेंगे? 0। और जब कुछ लोग होंगे तो जनरलाइज केस n ले लेंगे। अब इस n की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है, अनडिफाइंड। ओके, तो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। हम सिस्टम में मान लेंगे कि किसी समय सिस्टम में n लोगों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, n लोगों के अराइव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और वो समय क्या लेंगे? टी पे जितने लोग थे और अगले डेल्टा टी में कितने लोग आए। तो हम पहले केस नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जब n की वैल्यू कुछ हो, यानी n इज़ ग्रेटर देन 0। तो केस नंबर 1 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी? हम जानना चाहते हैं कि सिस्टम में n पर्सन हो t प्लस डेल्टा टी समय में, मतलब t समय में जितने रहे हों और अगले डेल्टा टी समय में जितने आए हों, उनको मिलाकर सिस्टम में n पर्सन होने चाहिए। n ग्रेटर देन 0 का केस है तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 3 4 कुछ भी। तो हम जनरलाइज फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं, इसलिए हम पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रखेंगे, सिंपली क्या रखेंगे? n। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी है? दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ n पर्सन इन द सिस्टम एट टाइम t प्लस डेल्टा टी, वेयर t इज़ अ फिक्स टाइम एंड डेल्टा t इज़ इंक्रीमेंट। जस्ट अभी अभी इतना टाइम बीता और कितने लोग सिस्टम में आए, ताकि n लोग कंप्लीट रहें। अब हम देखते हैं कि सिस्टम में इतने समय पे n लोग की क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन नंबर 1, हो सकता हो सिस्टम में किसी समय t पर
n पर्सन रहे हों और अगला जो डेल्टा टी समय था, यानी जब समय t प्लस डेल्टा टी हो गया तब तक किसी का अराइवल ही नहीं हुआ। डेल्टा टी एक शॉर्ट टाइम इंटरवल है, हो सकता है उतनी देर में कोई ना आए। तो पहली पॉसिबिलिटी बनी सिस्टम में t प्लस डेल्टा टी में n लोगों के होने की। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? हो सकता हो सिस्टम में किसी समय t पर n-1 लोग रहे हों और अगला जब डेल्टा टी समय बीता तो समय हो गया t प्लस डेल्टा टी और अब की बार एक अराइवल हो गया, वन अराइवल होने से अब सिस्टम में n-1 लोग थे और कितने हो गए? n। अभी यहाँ पर हम सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं हम इसको क्या कहते हैं? प्योर बर्थ प्रोसेस। आगे चलकर जब हम ये देखने लगेंगे कि सिस्टम में लोग आ रहे हैं तो साथ साथ ये भी देखेंगे कि सिस्टम से लोग जा भी तो रहे हैं, तो जाने पर यहाँ कमी ना होने पाए, यानी इस समय में n पर्सन के होने की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। एक पॉसिबिलिटी और बनाते हैं, देखिए क्या पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी है कि किसी समय सिस्टम टी में हो सकता हो n-2 रहे हों और जैसे ही अगला डेल्टा टी समय बीते और सिस्टम में कितने लोग हो जाए? n। यानी आपने गौर किया कि जब समय t प्लस डेल्टा टी हो रहा है तो देयर आर ऑलवेज n पर्सन इन द सिस्टम, और हम यही तो निकालना चाह रहे हैं, किसी समय पर सिस्टम में n लोगों की प्रोबेबिलिटी। तो ये जो 3 फिगर हमने ड्रॉ किए, इसके अलावा और भी फिगर्स बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर n-3 हो जाए और अब की बार हम क्या कह दें कि सिस्टम में 3 अराइवल हो गए, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 अराइवल, यहाँ पर 3 अराइवल। तो 3 अराइवल के पास t प्लस डेल्टा टी में कितने पर्सन हो जाएंगे? n पर्सन। यानी फाइनल हमको यही रखना है कि इतने समय में n पर्सन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम इसी बात को लिखना चाहते हैं स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे Pn t प्लस डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हुआ? द प्रोबेबिलिटी ऑफ n पर्सन इन द सिस्टम एट टाइम t प्लस डेल्टा टी। और अब t प्लस डेल्टा टी पे n लोग कैसे कैसे हो सकते हैं, तो पहले केस 1 उठाइए। केस 1 क्या कह रहा है कि देयर आर n पर्सन इन द सिस्टम एट टाइम t। इस बात को हमने लिख दिया। अब अगले पर्सन का आना या ना आना डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? बताइए। सिस्टम में कुछ लोग हैं और अगला पर्सन जब आएगा तो इंडिपेंडेंट होगा कि डिपेंडेंट? अगले का आना इंडिपेंडेंट है और यहाँ पर अगला आया नहीं है, मीन्स नो अराइवल। और टाइम कितना बीता है? t से हो गया t प्लस डेल्टा टी, तो डेल्टा टी टाइम बीत गया है। प्रोबेबिलिटी चाहिए नो अराइवल यानी 0 की, p0 डेल्टा टी। अब p0 डेल्टा टी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो p0 डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस p1 डेल्टा टी। क्यों? 0 का मतलब कोई ना आए और 1 का मतलब कम से कम एक आ जाए। तो जब 0 की बात करते हैं और 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी देयर आर नो अराइवल इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज़ अपोजिट टू देयर आर 1 अराइवल इन टाइम डेल्टा टी, और अपोजिट है तो इसलिए 1 से माइनस किया गया है। तो ये p0 डेल्टा टी की एक वैल्यू है जिसको आपको यहाँ से मेंशन करनी है। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं pnt इंटू 1 माइनस p1 डेल्टा टी। अब p1 डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? p1 डेल्टा टी मीन्स देयर आर 1 अराइवल इन शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और इसकी वैल्यू थी लेमडा डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। ये थी p1 डेल्टा टी की वैल्यू। तो पहला केस हुआ pnt एंड p0 डेल्टा टी। अब आते हैं केस नंबर 2 या फिगर नंबर 2 पर। फिगर नंबर 2 की बात अगर हम करें तो फिगर नंबर 2 में किसी समय t पर सिस्टम में कितने लोग हैं? n-1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n-1 पर्सन इन द सिस्टम एट टाइम t इंटू अगले डेल्टा टी समय में कितने अराइवल हो गए? 1। तो हम इस बात को कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अराइवल इन शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये हुआ केस नंबर 2। अब आते हैं केस नंबर 3 पर। 3 को अगर ध्यान से देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे देयर आर n-2 पर्सन इन द सिस्टम एट टाइम t।
टी समय पे n-2% है, 2 अराइवल हो गए। तो 2 अराइवल को हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अराइवल इन शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब ये भी एक एग्जाम आपने पढ़ा कि डेल्टा टी इज़ अ वेरी 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 शॉर्ट टाइम इंटरवल एंड द अराइवल ऑफ 2 और मोर पर्सन इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर डेल्टा टी में कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग, और इसलिए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, और ये इस पूरी इक्वेशन को 0 बनाएगा। अब आगे के केस अगर हम बनाते Pn-3t इंटू Pn-3t और दूसरा बनाते P3 डेल्टा टी, तो डेल्टा टी में 3% आते नहीं, इसलिए ये भी हो जाता 0। ठीक है, तो हम लोगों ने जो केसेस बनाए थे उनको प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिख लिया है। अब प्रोबेबिलिटी टर्म में लिखने के बाद एक हमने पहला टर्म ये लिख लिया, कहाँ पर, यहाँ पर। अब दूसरा टर्म लिख लेते हैं Pn-t। अच्छा, यहाँ पे समथिंग मिसिंग है, Pn-1t के साथ क्या रहेगा, P1 डेल्टा टी। क्यों, आप फिगर पे आइए। फिगर में किसी समय t पर कितने लोग हैं, n-1, और अगले एक अराइवल में t प्लस डेल्टा टी पे कितने हो गए, n। तो यहाँ पर किसी समय t पर Pn-1 है, और जैसे ही डेल्टा टी आया तो 1 बढ़ गया, P1 डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन को हम फिर से रीराइट करेंगे मल्टीप्लाई करते हुए, वैल्यूज पुट करते हुए। तो Pn प्लस डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, पहला केस है Pn और सबको पता है P0 डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, 1 माइनस लेमडा डेल्टा टी। ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करके अभी आगे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, Pn-1t और साथ में है P1 डेल्टा टी। तो P1 डेल्टा टी की वैल्यू है लेमडा डेल्टा टी। ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी को यहाँ भी हमने लिखा नहीं, वो सारे के सारे भी इकट्ठे करके लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी होंगी वो सारी की सारी 0 होंगी, और लास्ट में ये लीजिए हमने लिख दिया ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। ओके, अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़े से काम बचे हुए हैं, यानी ये n ग्रेटर देन 0 का था। समटाइम्स इट इज़ हैपन दैट n बिकम्स 0, यानी सिस्टम में लोग हों ही ना, और उस समय हम कैलकुलेट करना चाहते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ n% इन द सिस्टम, तो क्या करेंगे, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, चलो, तो इस इक्वेशन को हम अभी यहीं पर होल्ड करके आगे बढ़ेंगे, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम फिर से इस इक्वेशन को यहीं से उठाकर रीराइट करेंगे। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं कि किसी समय t पर सिस्टम में 0 लोग हैं, अगला समय बीता डेल्टा टी, और अब भी यहाँ पर 0 लोग बने हुए हैं। ऐसा तभी संभव है जब बढ़े हुए डेल्टा टी समय में क्या हो, नो अराइवल। ठीक है, दूसरा केस अगर हम बनाना चाहें तो नहीं बना सकते, क्योंकि ऊपर हम t प्लस डेल्टा टी पे जब n करते थे तो यहाँ पर n-1 n-2 करते थे, लेकिन यहाँ पर तो 0 करना है कि अगले डेल्टा टी समय में कुछ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं जिनकी संख्या 0 है। तो t में कितनी होगी, t में फिर 0 होगी, यानी केस तो सेम हो गया, क्योंकि -1 तो कर नहीं सकते। अगर हम यहाँ पर 1 अराइवल दिखाकर -1 करते तो -1 कहाँ हो सकता है, -1 कैंडिडेट कभी हो सकते हैं किसी बैंक में, इम्पॉसिबल। तो इस वजह से 0 का सिर्फ और सिर्फ एक केस बनेगा। अब चूंकि 0 का एक ही केस बना है तो इसको लिखा भी वैसे ही जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे P0 t प्लस डेल्टा टी, यानी t प्लस डेल्टा टी समय में 0 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे P0t, यानी कि 0% है किसी समय t पर, इंटू नो अराइवल है, तो नो अराइवल को हम कैसे लिखते हैं, P0 डेल्टा टी, यानी कोई भी अराइवल ना हो अगले डेल्टा टी समय में। तो जब कोई भी अराइवल नहीं होगा तो 0 आएगा, और डेल्टा टी समय तो डेल्टा टी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 2
3 से स्टार्ट है, जबकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 0। चलो अब P0 डेल्टा टी की वैल्यू रख देते हैं। तो P0 डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी। ये हमने P0 टी की वैल्यू रख दी, ब्रैकेट बंद। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया P0 टी माइनस P0 टी लैम्डा डेल्टा टी। यहाँ से अगर हम P0 टी को इस तरफ सब्ट्रैक्ट कर दें और इसको t से डिवाइड करके लिमिट लगा दें s टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, तो अब ये किसका फॉर्मूला बनेगा, कौन बताएगा आप में से? अभी अभी हमने इसको y पे करके दिखाया है। यहाँ पर ये रहेगा डेल्टा टी और इन्फिनिटी की जगह पे 0 होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल में 0 की तरफ टेंड होता है। ऊपर हमने किया अभी s टेंडिंग टू 0 और जो शॉर्ट टाइम इंटरवल है वो है डेल्टा टी। और इस तरफ क्या बचेगा, जब P0 टी उधर गया तो हम लोगों ने इसको t से डिवाइड करके क्या किया था, डेल्टा टी से डिवाइड करके लिमिट लिया था। तो ये टर्म तो इस तरफ चला गया, इधर बचा है ये। तो इसको डेल्टा टी से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये बचेगा लैम्डा P0 टी, क्योंकि डेल्टा टी से डिवाइड करने पर क्या होगा, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। अब फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल के हिसाब से ये क्या बन गया, ये बन गया P0 डैश टी। यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, dy बाई dx या फिर d डैश। तो वैसे ही इसका नाम हो गया P0 टी, सॉरी y डैश लिखते हैं, P0 डैश टी। तो यहाँ पे किसी को कोई समस्या हो तो बोल सकता है। जब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लिए गए तो जो ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी थे वो सारे के सारे क्या बन गए, 0 बन गए। ओके, ठीक है। चलो इक्वल टू में क्या है ज़रा देखते हैं। इधर है माइनस लैम्डा P0 टी। अब एक काम करते हैं, P0 टी से हम बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। तो P0 डैश टी, P0 टी और ये माइनस लैम्डा। अब क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी हम इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इस साइड इंटीग्रेट करेंगे तो टी का इंटीग्रेशन यहाँ पर टी एक ले आएगा और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा। इस तरफ जब टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ज़रा देखिए क्या होने वाला है। तो कोई ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये आए। मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं d बाई डी टी P0 टी। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर लॉग भी लगाते हैं। जब लॉग P0 टी को t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, तो लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x और इंटू x का अपने आप हो जाता है। ठीक है, जिसको कुछ सपोज करते हैं उसको फिर से करते हैं। तो P0 डैश टी अपॉन P0 टी को हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी टी लॉग P0 टी। तो इस इक्वेशन को रीराइट करिए, इंटीग्रेशन d बाई डी टी लॉग P0 टी डी टी इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस ए। अब d बाई डी टी और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या यहाँ पर, लॉग P0 टी इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस ए। लॉग को अगर हम इधर से शिफ्ट करें तो क्या होगा, P0 टी लॉग इस तरफ आएगा तो आएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, e की पावर में जाएगा तब भी बना तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमको इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारे पास रूल होता है P(n)t। तो हम P(n)t में अगर मान लो वैल्यू को 0 पुट कर दें, t को 0 पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा P(n)0।
अब जब पी एन जीरो यानी टाइम को जीरो कर दिया गया और एन की वैल्यू जीरो हो, तो आप मुझे बताओ किसी सिस्टम में टाइम भी जीरो है और आने वाले लोग जीरो हैं, तो जब टाइम जीरो होगा तो आने वाले लोग जीरो होंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? मान लो बैंक नहीं खुला है, तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रूल जब बैंक नहीं खुला है तो क्या वहाँ कोई कस्टमर होगा? और जब हमको ये बात पता है कि कस्टमर नहीं होगा तो उसके वहाँ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी होने की जीरो होगी। तो जब भी टी और एन दोनों साथ जीरो हो जाएं, पी एन टी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन परसेंट इन द सिस्टम एट टाइम टी, तो अगर टी ही जीरो हो गया मतलब अभी बैंक खुली ही नहीं है और उस समय एन हमेशा जीरो होगा, क्योंकि जब बैंक ही नहीं खुली तो कस्टमर कहाँ से आएंगे, और इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर? एक केस और, यहाँ पर जीरो प्रोबेबिलिटी कब होगी? जब एन की वैल्यू जीरो थी, टी जीरो हमने पहले ही पुट कर रखा है तो प्रोबेबिलिटी 1 आई। अब मान लो टी जीरो है जो कि यहाँ पर है पहले से, और एन की वैल्यू हमने ग्रेटर देन जीरो की है, तो जब समय ने स्टार्ट हुआ तो क्या किसी के आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? कभी नहीं। जब बैंक ही नहीं खुली तो किसी के आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जीरो। तो एक बार टी जीरो होने पर पर्सन जीरो होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1, और दूसरी बार टी जीरो होने पर पर्सन जीरो से ज़्यादा होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो। अब ऊपर वाले केस में क्या करेंगे? हम टी की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे। देखिए जब टी की वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा? पी जीरो जीरो ई टू द पावर ज़ीरो प्लस ए। तो जब हमने t की वैल्यू जीरो पुट की तो p ज़ीरो ज़ीरो की वैल्यू जीरो हो गई, और e की पावर ज़ीरो की वैल्यू, t की वैल्यू ज़ीरो पुट किए, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, p ज़ीरो ज़ीरो ये 1 के बराबर होगा, तो ये 1 हो गया, और e की पावर ज़ीरो भी 1 हो गया, तो जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट था a उसकी वैल्यू क्या आ गई? ज़ीरो। और अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी यहाँ से आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो बनेगी पी ज़ीरो टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ओके, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, ई की पावर माइनस लेमडा टी टू द पावर ज़ीरो अपॉन फैक्टोरियल ज़ीरो, और ये हो गया पी ज़ीरो टी। हमने इसको किस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की है, कोई बता सकता है? सर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन में। और अभी ये कितने कस्टमर्स की आने की प्रोबेबिलिटी है? जीरो कस्टमर्स की, किसी समय टी पर जीरो कस्टमर के आने की प्रोबेबिलिटी। अब ये इक्वेशन जो थी वो स्पेशली जीरो के लिए थी। आपने देखा होगा हमने जब इस इक्वेशन को डिराइव किया तो क्या लेकर चले थे? हम लेकर चले थे सिस्टम में किसी समय टी पे जीरो लोग हैं और अगले डेल्टा टी पर भी जीरो होंगे, यानी हम जीरो को लेकर ही चले थे। तो जब हमको एक कस्टमर की प्रोबेबिलिटी को डिराइव करना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम इस वाली इक्वेशन पे जाएंगे जो हम n ग्रेटर देन जीरो के लिए डिराइव कर चुके हैं। अब इस इक्वेशन का काम, चलिए हम इसको कॉपी करते हैं, फिर इस इक्वेशन से हम आगे की प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं, और जैसे ही आगे की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी वैसे ही आप समझ जाओगे कि किसी भी सिस्टम में कस्टमर्स के आने का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है? पॉइसन। ओके, चलो देखते हैं। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पी एन टी 1 को मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं माइनस पी एन टी लेमडा डेल्टा टी। यहाँ पर लेमडा डेल्टा टी है और पी एन माइनस 1 टी है, तो हम लेमडा डेल्टा टी को लिख लेते हैं और पी एन माइनस 1 टी को लिख लेते हैं। आगे की प्रोबेबिलिटीज़ जीरो थी, ये आप देख चुके हैं। हम पी एन टी को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, पी एन टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी एन टी। इधर जो कुछ भी बच रहा है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस पी एन टी डेल्टा लैम्डा डेल्टा टी प्लस लैम्डा डेल्टा टी पी एन माइनस 1 टी। अब हम पूरी इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे और लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो।
चलिए यहाँ डेल्टा टी से डिवाइड हुआ, यहाँ पर जब डेल्टा टी से डिवाइड होगा तो ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, माइनस लेमडा पी एन टी। सेम हेयर, जहाँ जब हम डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, लेमडा पी एन माइनस वन टी। ठीक है, अब पहला वाला जो टर्म है वो क्या बन जाएगा, पहला वाला टर्म बन जाएगा पी एन डैश टी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, बनेगा ना। यस सर। इधर के टर्म्स एज इट इज़ रहेंगे, लेमडा पी एन टी प्लस लेमडा पी एन माइनस वन टी। हम एक काम करते हैं कि लेमडा पी एन टी को इस तरफ ले आते हैं, तो जब इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, एक साथ दो स्टेप एक्चुअली में कर रहे हैं। चलो, तो हम लेमडा पी एन टी को इस तरफ ले आए हैं और ये कन्वर्ट हो चुका है पी एन डैश टी में, और यहाँ पर लगा रहे हैं इक्वल टू। अब आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक डैश वाला है पी एन टी, अगर इसको हम वाई माने तो वाई डैश है, यहाँ पर वाई है। ओके, और ये वो टर्म्स है जिसमें वाई नहीं है, कुछ और टर्म्स हैं एन माइनस वन वाले। तो अगर हम इसको मान लें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कैसी होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, वाई डैश पी इज़ अ कांस्टेंट और अ फंक्शन ऑफ एक्स। सिमिलरली हेयर कांस्टेंट होगा या एक्स का फंक्शन होगा। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे निकालते हैं, ई की पावर में हम इस पी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर क्या करने वाले हैं ज़रा देखो, यहाँ पर क्या है उस पी एक्स की जगह पे, क्योंकि ये तो वाई के जैसा बिहेव करेगा, ये वाई डैश के जैसा बिहेव करेगा, लेकिन ये वाला पी की तरह बिहेव करेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन लेमडा डी टी। हमने बताया था आपको ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर डी एक्स नहीं डी टी आएगा। और लीजिए ये क्या आ गया, ई की पावर लेमडा टी, क्योंकि हम जब लेमडा को कांस्टेंट मानते हुए बाहर करेंगे तो टी की पावर 0 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया ई की पावर लेमडा टी। अब क्या करना है, ई की पावर लेमडा टी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। पी एन डैश टी यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ई की पावर लेमडा टी यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, ये आएगा पी एन टी, और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर लेमडा टी से तो आएगा लेमडा ई की पावर लेमडा टी पी एन माइनस वन टी। ठीक है, इक्वेशन आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए नो सर। इस इक्वेशन में हम n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, क्योंकि ये किसके लिए बनी थी, n इक्वल टू 1 to 3 के लिए। तो जब n की वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू n इक्वल टू 1, देन दिस इक्वेशन बिकम्स, तो इस इक्वेशन में ये n की वैल्यू 1 हो गई, ये बन गया पी वन डैश टी ई टू द पावर लेमडा टी, लेमडा ई टू द पावर लेमडा टी, और ये क्या बन गया पी वन टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की जगह 1 होने पर पी ज़ीरो टी ई टू द पावर लेमडा टी लेमडा। क्या आपके पास पी ज़ीरो टी की वैल्यू अवेलेबल है, ज़रा देखिए ऊपर, अभी अभी आपने डेरिवेशन किया है। पी ज़ीरो टी की वैल्यू क्या आई थी, ये देखिए इस इक्वेशन में पी ज़ीरो टी की वैल्यू आई थी, अगर इसको हटा दें जीरो पावर वाले को तो ये आई थी ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए ई की पावर माइनस लेमडा टी अगर यूज़ करते हैं तो एक है ई की पावर डेल्टा टी और एक है ई की पावर माइनस लेमडा डेल्टा टी, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 1, दोनों पावर 0 होंगी, 1 बन जाएंगे। यहाँ पर बच गया पी वन टी, यहाँ पर लेमडा ई की पावर लेमडा टी प्लस ई टू द पावर लेमडा टी पी वन डैश टी। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को कैसे मैनेज करें, तो एक तो था डायरेक्ट सोल्यूशन, याद रखो। मान लो आपको डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं याद है तो आप यहाँ से y को पकड़ लो, y मीन्स ये, और दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पकड़ लो और इस पे लगा दो d बाई डी टी। जैसे ही आप ये करोगे आपको दिखेगा कि ऊपर वाली इक्वेशन आपको ऑटोमेटिक मिल गई। बोथ आर द फंक्शन ऑफ t,
देन वी अप्लाई द रूल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक को छोड़ते हैं एक को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए पहले को छोड़ा दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, फिर क्या करते हैं दूसरे को छोड़ते हैं, तो देखो इसको छोड़ दिया, और जब e की पावर लैम्डा टी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक तो e की पावर लैम्डा टी आएगा, और लैम्डा टी को t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा लैम्डा। तो क्या आपको ये रूल समझ में आया इधर वाला? यस सर। इक्वल टू में हमारे पास क्या है लैम्डा, इधर अभी हमने डी बाई डी टी किया तो इसको एज इट इज रहने दो। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी है तो हम बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इधर डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो इधर सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। जब इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो लैम्डा पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक तो ये आएगा और दूसरा एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा। लैम्डा का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन लैम्डा टी बन जाएगा। अब रही बात कांस्टेंट बी की वैल्यू निकालने की, तो इसकी वैल्यू को निकालने का सिंपल सा तरीका है, हम टी की वैल्यू को क्या पुट कर दें 0। इस इक्वेशन में जैसे ही टी 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और P1 0। आप बताओ जब टाइम 0 हो तो 1% की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी सिस्टम में समय 0 हो और 1% की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए सर 0 0 होगी, तो ये भी 0। इसका मतलब B की वैल्यू क्या आ गई, B की वैल्यू 0 आ गई। तो जब हम यहाँ पर B की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन P1 T e टू द पावर लैम्डा टी इक्वल टू लैम्डा टी, ये आया हमारा। B की वैल्यू 0 पुट हो गई। अब जब B की वैल्यू 0 पुट हो गई तो P1T क्या है, सिस्टम में किसी समय t पर 1% की होने की प्रोबेबिलिटी, और ये कितना आएगा लैम्डा टी e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और यहाँ पर आएगा पावर 1 है तो फैक्टोरियल 1। अब बताओ ये किसके जैसा दिख रहा है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम P0 को भी लिख दें यहाँ पर तो P0t आया था e टू द पावर माइनस लैम्डा टी एंड लैम्डा टी टू द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। 0 पे पावर 0 थी, 1 पे पावर 1 हो गई। सिमिलरली इफ वी पुट t इक्वल n इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारी, यहाँ पर हमने n इक्वल टू 1 पुट किया था। अब अगर हम इसी इक्वेशन में n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो हम पॉइसन का अगला टर्म पाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि आप इसको करके देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं और डेराइव करें P2T की वैल्यू, यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2% इन द सिस्टम एट टाइम t, और ये कैसे आएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर अगली क्लास में हम बताएंगे। जब हम ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे और n तक प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास n की हर वैल्यू के लिए यही प्रोबेबिलिटी मिलेगी जो पॉइसन के टर्म में होगी। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि पॉइसन का पैरामीटर क्या होगा, ये पूरा पैरामीटर होगा जहाँ पर ये है मीन अराइवल रेट और ये है टाइम। ओके, मीन अराइवल रेट और ये है टाइम t वाला। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया ना कि कैसे हम बर्थ प्रोसेस या फिर अराइवल प्रोसेस को कह सकते हैं कि ये फॉलो करेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को। अभी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो जो एग्जाम हमने आपके सपोज करवाए थे, अब चूँकि प्रूविंग हो चुकी है कि अराइवल का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन है, तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए रिवर्स में जाकर उन एग्जाम्स को प्रूव कर सकते हैं। कैसे, ये हम आपको अगली क्लास में दिखाएंगे। तो किसी का कोई डाउट हो तो बोल सकता है। नो सर। ओके, और जिसने क्लासेस नाम देखी हों वो पहले की दोनों क्लासेस देखे फिर इसको करे। और अगर आपने ये डेरिवेशन सीखे तो इन MSc स्टोकेस्टिक पेपर में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पर ये सारे डेरिवेशन हैं। हो सकता हो तब आप इनको ना समझ पाएँ ड्यू टू सम इशू, अभी आप इनको अगर समझ ले रहे हैं तो तब आपके लिए बहुत आसानी होगी। और ICS के पेपर में आपने देखा पेपर 4 सेक्शन नंबर 1 ऑपरेशन रिसर्च, जिसमें ये पूरा का पूरा आएगा। ये तो प्योर बर्थ प्रोसेस है, अभी जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो बर्थ के साथ साथ डेथ भी काउंट किए जाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में आगे की और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। थैंक यू, जय हिंद।